Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you. And once again, we are work together with the learning of 9th Science chapter number 9, Force and Laws of Motion. Today we are going to discuss article number 9.5, third law of motion. The first two laws of motion tells us how an applied force changes the motion and provide us with the method of the determining the force. कहने का मतलब ये है कि पहले दो लॉज न्यूटन्स के जो हमने देखे, पहले जो हमने ये सिखाया कि किस तरह से फोर्स अप्लाई होने से चेंज ऑफ द मोशन होता है, और दूसरे लॉ से हमने एक मेथड्स प्रोवाइड की जिससे हम फोर्स को डिटरमाइन कर सकते। अब वहां से आगे चलते हैं और देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on the other object, the second object instantaneously exerts a force back on the first, and these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. This force acts on a different object and never on the same object. Okay, third law of motion क्या कहना चाहता है? पहली बात, the third law of motion states that when one object exerts a force, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है, another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first one. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करता है, उसी समय सेकंड ऑब्जेक्ट या फिर अनदर ऑब्जेक्ट इसी तरह से फोर्स एक्सर्ट करता है फर्स्ट वन। दिस टू फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये दोनों फोर्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन द डायरेक्शन, लेकिन उसकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। दिस फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये फोर्स जो एक्सर्ट होता है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में एक्सर्ट होता है, कभी एक सेम ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं हो सकता। For example, in the game of football, sometimes we while looking at the football and trying to kick it with the great force, collide with the players of the opposite team, and both feel hurt because each applies a force to other. In what? There is a pair of force and not just one force. The two opposite forces are also known as the action and reaction. देखिए, फुटबॉल के मैदान में आपने मैच देखा होगा। उस मैच में एक प्लेयर है, वो बॉल को किक करने जा रहा है और किक करके उसे गोल पोस्ट पर पहुंचाने की कोशिश करता है। मेanwhile उसी समय अपोजिट टीम का दूसरा प्लेयर है, वो उससे बॉल को छीनने की कोशिश करता है और किक मारते हुए दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है आपने देखा है, दे बोथ द फील हर्ट, दोनों इंजर्ड होते हैं, और इंजर्ड होने की वजह है कि यहाँ पर ईच अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर, दोनों ने एक दूसरे को फोर्स अप्लाई किया है और इसके कारण दोनों इंजर्ड हुए। तो इस बात को अगर जो दूसरे वर्ड में कहा जाए तो देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो सिर्फ अकेला नहीं है, कहने का मतलब ये पेयर ऑफ फोर्सेस है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। नॉट जस्ट वन, द टू ऑपोजिट फोर्स आर आल्सो नोन एज द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जो दो फोर्स अप्लाई होते हैं, पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई होते हैं, इसमें से एक फोर्स को एक्शन कहा जाता है और दूसरे को रिएक्शन कहा जाता है। ओके, please open your textbook and see the example, page number 122. Let's consider a two spring balance connected together as shown the figure. The fixed end of the balance B is attached with the rigid support. यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंस आपको लेना है, दोनों एक दूसरे से अटैच करना है, और स्प्रिंग बैलेंस B है, उसका एक एंड है वो आपको रिजिड एंड के साथ सपोर्ट करना है लाइक अ वॉल, and when force is applied through the free end of the spring balance A, अब जो फ्री एंड है स्प्रिंग बैलेंस का, वहां पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग ऑन देयर स्प्रिंग।
दोनों स्प्रिंग बैलेंस पर आपको सेम रीडिंग देखने को मिलेंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो सेम मैग्नीट्यूड से है। It means that the force exerted by the spring balance A on balance B is equal but opposite in direction of the force exerted by the balance B on balance A. The force which balance exerted on a balance B is called the action, and the force of balance B on balance A is called reaction. तो यहाँ पर A द्वारा जो B पर फोर्स अप्लाई हुआ है इसे कहेंगे एक्शन, और B द्वारा A पर अप्लाई हुआ जो फोर्स एक्सर्ट हुआ इसे कहेंगे रिएक्शन। तो इस एग्जांपल से यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है, दैट गिव्स एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन दैट इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमेशा हर एक एक्शन इक्वल होता है एंड अपोजिट होता है इसके रिएक्शन। तो ये अनदर स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects. हमेशा याद रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है। Suppose you are standing a rest and intend to start walking on a road. आप खड़े हैं और थोड़ी देर बाद आप रोड पर वॉकिंग करने की शुरुआत करते हैं। You must accelerate it. And this requires a force accordance with the second law of motion. यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके मन में उठेंगे। आपको एक्सेलरेटेड होने के लिए कुछ न कुछ फोर्स रिक्वायर है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। विच इज दिस फोर्स? ये कौन से फोर्स है? इज इट अ मस्कुलर एफर्ट यू एक्सर्ट ऑन द रोड? क्या ये मसल्स के द्वारा आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, एक्सर्ट किया है रोड पर, इसके कारण है? इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव? और इसकी दिशा कौन सी है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं मूव करते हुए? नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स। लेकिन आपने जब चलने की शुरुआत की ना, तब आपने रोड को पुश अप किया है बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ, और आप आगे की तरफ निकल रहे हैं। The rod exert an equal and opposite reaction force on your feet to make you move forward. तो आप किस तरह से चल सकते हो? जब रोड आप पर फोर्स एक्सर्ट करता है, और कौन सा, किस तरह से? इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन योर फीट। अपोजिट डायरेक्शन में जब वो फोर्स अप्लाई करता है तब आप आगे की तरफ मूव करके जाते हो। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट है जिसे हम राइट डाउन करेंगे। इट इज द इम्पोर्टेंट नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, दिस फोर्स मे नॉट बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड से है, इक्वल मैग्नीट्यूड से है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट हुआ है, इस फोर्स क्रिएट होने की वजह से फोर्स में नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन टू द इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है वो एक्सेलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे मे हैव अ डिफरेंट मास। और इसके पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करता है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों के मास भी अलग अलग हैं, डिफरेंट मास। और इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेटेड हो रहा है फोर्स, वो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड भी आपको इक्वल नहीं मिलने वाला है। ओके, लास्ट में एग्जांपल देखते हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शोस करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ गन fired, it emits a forward force on the bullet exerts an equal and opposite force on the gun, and this result is the recoil of the gun. आपने देखा है फायरिंग होते हुए, जब गन में से बुलेट को फायर करते हैं तब बुलेट पर फोर्स अप्लाई होता है गन थ्रू, और बुलेट है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होकर मूव करती है। मेनवाइल उसी समय बुलेट की गति के साथ आगे बढ़ने से फोर्स क्रिएट होता है, ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन लगता है गन की तरफ, और इसीलिए गन है वो रिकॉइलिंग होती है, मतलब कि पीछे की तरफ सरकती है। ये हमने देखा है। ठीक इसी तरह से
When a sailor jump out of a rowing boat, किनारे की तरफ आ रही नाव से जब सेलर मतलब कि नाविक वहां से जंप करता है बोट में से इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अ सेलर जंप फॉरवर्ड, जब वो आगे की तरफ कूदता है, द फोर्स ऑफ द बोट मूव्स इन बैकवर्ड्स, तो बोट पर जब फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स बोट को पीछे की तरफ ले जाता है। तो ये बात हमने अच्छी तरह से देखी है। तो ये बात हम जो कर रहे थे वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेकर कर रहे थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब टाइम है फिर से एक बार मेन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। पहली बात, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट instantaneously exert a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite on direction. This force acts on a different object and never on the same object. Second, there is a pair of force and not just one force. The two opposite forces are always also known as the action and reaction force. Every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on the two different objects. It is important to note that even though the action and reaction force are always equal in magnitude, this force may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force act on a different object that may have a different masses. Now, example for the third law, which shows the third law of motion. When the gun fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun. This results the recoil of the gun. And second one, when a sailor jumps out of a rowing boat, as the sailor jumps forward, the force on the boat moves it backwards. Okay, dear friends. Now, I hope so you understand very well and you note down all important points, means the third law of the motion and the main important point with the example of third law of motion. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है जिसमें हमने आपके साथ अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल भी शेयर किए और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, इस उम्मीद के साथ कि आपने अच्छी तरह से इसे रिकॉल किया होगा, नोट डाउन किया होगा। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।